हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हमारे शरीर में इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड यानी ऐसा एसिड जो हमारी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है और आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित करके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? पहुंचाता है। समझ गए? यानी न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब ऐसा कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, निर्माण करता है और आनुवंशिक सूचनाओं को एकत्रित करके पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? WBC की, ध्यान दीजिएगा कि फ्रेडरिक मिशर ने WBC की कोशिकाओं को लिया और WBC की कोशिका के केंद्रक में देखा एक पदार्थ पाया गया। वो कैसा था? अम्लीय था। उसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियन। क्या कहा उसने? न्यूक्लियन कहा। हालांकि वो जो केंद्रक में होता है वो DNA है। क्या है? DNA है। लेकिन DNA की ये व्याख्या नहीं कर सके, यानी DNA की संरचना की व्याख्या नहीं कर सके, इसीलिए खोज तो DNA की इन्होंने ही की थी। यानी केंद्रक में जो अम्ल पाया गया वो एक अम्ल था जो DNA था। क्या था वास्तव में? वो क्या था? DNA था। लेकिन DNA की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया, इसीलिए इनका सिद्धांत सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया कि ये सिर्फ न्यूक्लिक के बारे में बताए थे। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम समझ गए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन का निर्माण करता हो और आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता हो? पहुंचाता हो। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड बना किससे होता है। तो न्यूक्लिक एसिड बना होता है 3 चीज़ों से। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड बना होता है शुगर से, फास्फेट से और नाइट्रोजन से। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन, यानी शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन से। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि शर्करा इसमें कितने प्रकार की हो सकती है, फास्फेट कैसा रहेगा और नाइट्रोजन कैसा रहेगा। ये फिगर आप देखकर ये मत सोचिए कि ये केमिस्ट्री है। हालांकि DNA की पैदाइश केमिस्ट्री से हुई है, बायोलॉजी उसको सिर्फ पोषण देती है। तो ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ते हैं कि शर्करा कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है आपका राइबोज, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। अब राइबोज का तो आप समझ गए होंगे कि RNA की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? RNA की बात हो रही है। और डीऑक्सीराइबोज कहने का मतलब क्या? DNA की। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है? हम क्यों राइबोज को राइबोज कहते हैं, RNA को राइबोज कहते हैं और DNA को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप इन दोनों फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक अंतर है, और वो अंतर कहाँ है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो पढ़े होंगे केमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड पार्ट है आपका, तो वो तो ध्यान दे देंगे कि हाँ यहीं पे कमी है, क्योंकि इंसान की कमियां दिखती नहीं हैं, आपको उसको परखना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप अगर बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो राइबोज होते हैं, ध्यान दीजिए, जो राइबोज होते हैं ये किस प्रकार से, पहले तो शर्करा किस प्रकार की होगी? मोनोसैकेराइड होगी। क्या होगी? मोनोसैकेराइड होगी। मोनोसैकेराइड होने के साथ क्या होगा? पेंटोज होगी, यानी कार्बन के परमाणु कितने होंगे? 5 कार्बन के परमाणु होंगे। और शर्करा कौन सी होगी? मोनोसैकेराइड होगी। इसको हम लोग कहते हैं एक और भाषा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? एक बहुलक है। क्या है? बहुलक। बहुलक कहने का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे अणु मिलके एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान दीजिएगा, हम इस पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि राइबोज को राइबोज क्यों कहा जाता है, तो आप इस संरचना को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी क्या है? संरचना है। अब इस फार्मूले की संरचना कैसे बनी है तो ध्यान से देखिएगा। इसका ये फार्मूला है C5H10O5। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा O कितना होना चाहिए? 5।
पहले तो सी की कार्बन कितने होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। तो कहाँ से काउंट करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। श्रृंखला कौन सी है, पेंटोस की है। तो कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। अब ध्यान दीजिए दूसरा नंबर हमारा हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए टोटल। तो 10 हाइड्रोजन हम काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 1 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 10। तो फार्मूला क्या बना, C5H10। अब ऑक्सीजन को हम काउंट करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। एक ऑक्सीजन हमारा ये हो गया 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। तो ध्यान दीजिएगा जो इन दोनों में जादू है यानी डिफरेंस है वो श्रृंखला 2 में है, सेकेंड नंबर पे है। कैसे है अभी आप देखिएगा। तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। फार्मूला क्या बना, फार्मूला बना C5H10O5। अब ध्यान दीजिए हम डीऑक्सीराइबोज को काउंट करते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज को जब हम काउंट करेंगे तो देखिए फार्मूला क्या है, C5H10O4। यहाँ पे ओ की संख्या कितनी थी, 5 थी। राइबोज में 5 थी और क्या कहते हैं डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ पे कमी है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम कार्बन को काउंट करते हैं। पेंटोस श्रृंखला है तो जाहिर सी बात है कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। अब देखिएगा कार्बन को हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन हमको मिल गए, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो सेम इसी का होगा 10 हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा 2 1 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हुए, 10 हाइड्रोजन हो गए। दो कंप्लीट हुए। अब तीसरे की नंबर आई। तो तीसरे में जो ध्यान से देखिएगा सिर्फ तीसरे में ही जादू छिपा हुआ है। हम ऑक्सीजन को काउंट करेंगे तो कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 ऑक्सीजन हो जाए। यहाँ पे हम काउंट किए थे 5 ऑक्सीजन हुआ था। वो कैसे हुआ था तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन गायब कहाँ हुआ है तो आप इसके सेकेंड स्टेप पे देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन भरा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन है। इसीलिए एक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी डीऑक्सी कहने का मतलब डिहाइड्रेट होता है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा आरएनए का पार्ट है, ये हमारा डीएनए का पार्ट है। लेकिन अभी हम पढ़ किसको रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक बात कही थी कि सफलता प्राप्त करनी है, ध्यान से सुनिएगा, सफलता प्राप्त करनी है तो सीढ़ियों को उछल के पार नहीं करना है, सीढ़ियों पे स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो ध्यान दीजिए, ये तो बात हो गई शर्करा की। किसकी बात हो गई, शर्करा। शर्करा 2 टाइप की होती है न्यूक्लिक में, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब हम बात कर लेते हैं फास्फेट। तो फास्फेट हमारा जब भी जाएगा तो एक समूह में जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह होगा। कौन सा समूह होगा, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में जाएगा। अब जो अगला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, 2 प्रकार के। एक पिरिमिडीन होता है, एक प्यूरिन होता है। उसकी भी संरचना बनी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में चल रही है तो इसकी भी संरचना बनी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये है पिरिमिडीन। क्या है, पिरिमिडीन की संरचना ऐसी होती है, उसमें क्या कहते हैं, जो पिरिमिडीन की संरचना होती है उसमें बनते हैं रिंग। क्या बनते हैं, रिंग बनते हैं। तो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम कैसे काउंट करेंगे तो इसका फार्मूला होता है C4H4N2। C4H4N2 यानी कार्बन कितने, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 4 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की 4 होनी चाहिए और नाइट्रोजन की 2 होनी चाहिए। अब हम इस पर ध्यान देंगे क्योंकि यही टॉपिक है जो क्या कहते हैं एडनिन, थाइमीन और साइटोसिन को आपस में जोड़ता है। देखिए अब हम सबसे पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन हमारे पास कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे। 1 2 3 4। कितने कार्बन मिल गए, 4 कार्बन मिल गए। कितने कार्बन मिल गए, 4 कार्बन मिल गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए था, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन 4 कहाँ पे होंगे, 1
2 3 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 क्या है? नाइट्रोजन है। और हाँ, आप लोग उसका स्थान ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन की कौन कौन से स्थान पे है। तो नाइट्रोजन हमारा पहले स्थान पे है और तीसरे स्थान पे है। पहले और तीसरे स्थान पे नाइट्रोजन है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। फार्मूला निकल के क्या है? C4H4N2, जिसको हम लोग कहते हैं पिरीमिडीन। ये एक प्रकार हो गया। और ध्यान दीजिए, जो पिरीमिडीन होता है वो क्या कहते हैं, उनके बीच में, उनके क्षार के युग्मकों के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे। तो इस बात को आप समझते रहिएगा कि हाइड्रोजन के क्या कहते हैं, पिरीमिडीन में जब भी जुड़ेंगे तो 3 बॉन्ड जुड़ेंगे। कौन कौन आएगा पिरीमिडीन में? तो ग्वानीन और साइटोसिन। ग्वानीन और साइटोसिन, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्षार जब हम डीएनए पढ़ाएंगे तब इसमें रहेगा कि ग्वानीन और साइटोसिन में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये पिरीमिडीन कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्यूरीन की। तो प्यूरीन में देखिए, प्यूरीन की जो संरचना होती है उसमें डबल रिंग बनते हैं। रिंग क्या बनेंगे? डबल बनेंगे। फार्मूला क्या होता है? तो C5H4N4, C5H4N4। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम कार्बन को काउंट करते हैं। तो कार्बन हमारा कहाँ है? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने हो गए? 5 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हमारे पास 4 होने चाहिए। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए, हाइड्रोजन को मैंने ब्लैक से लिख दिया है। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। अब नाइट्रोजन कितने होने चाहिए? 4 नाइट्रोजन होने चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और 4। टोटल हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। टोटल हमारा फार्मूला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि प्यूरीन में क्या होता है और पिरीमिडीन में क्या होता है। प्यूरीन में हमारा सिंगल रिंग बनेगा, पिरीमिडीन में हमारा सिंगल रिंग बनेगा, जबकि प्यूरीन में हमारा डबल रिंग बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो प्यूरीन के अंतर्गत आपका एडेनोसिन और थाइमिन आएंगे। एडेनोसिन और थाइमिन। और इन दोनों के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग होती है। किसके साथ होती है? डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड रहेंगे और पिरीमिडीन में हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। तो हमने कहाँ तक क्लियर किया? हमने यानी शुगर कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजनी बेस के होंगे 2 टाइप के होंगे, एक पिरीमिडीन और एक प्यूरीन। प्यूरीन में हमेशा क्या कहते हैं, डबल रिंग बनेंगे और पिरीमिडीन में सिंगल रिंग बनेंगे। जो पिरीमिडीन में होते हैं क्षारकों के बीच में क्या होगा? तो हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड होंगे और क्या कहते हैं, प्यूरीन में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड होंगे। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। अब इससे जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो वीडियो है क्या कहते हैं, डीएनए के बारे में, क्योंकि ये तो न्यूक्लिक अम्ल था। न्यूक्लिक अम्ल हमने राइबोज को भी बता दिया, डीऑक्सीराइबोज को बता दिया। अब हम जब डीएनए पढ़ाएंगे तो डीएनए में क्या होगा, पर्टिकुलर डीएनए की बात होगी। और डीएनए की बात होने के साथ साथ उसकी भी संरचना होगी कि कैसे एडेनिन क्या कहते हैं थाइमिन के साथ जुड़ेगा, उसका भी क्या होगा, संरचना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे दोनों साथ में चलेगी, क्योंकि जन्म तो क्या कहते हैं डीएनए का केमिस्ट्री के द्वारा ही हुआ है, बायोलॉजी तो उसको सिर्फ पोषण देती है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। कहते नहीं कि सफलता अगर प्राप्त करनी है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। थैंक यू।